टीचर मैं यहीं रहना चाहता हूँ। जर्मनी के प्रतिष्ठित हाइडलबर्ग जिम्नेजियम स्कूल के 23 छात्र भारत के एक एक्सप्रेसवे के रेस्ट स्टॉप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। 28 साल का शिक्षण अनुभव रखने वाली सोफी म्यूलर बुरी तरह घबरा गई थीं। पिछले 1.5 दशक में यूरोप के 12 देशों की यात्रा के दौरान उन्होंने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। जर्मनी में टॉयलेट जाने के लिए 70 सेंट लगभग 65 रुपये चुकाने पड़ते हैं। फ्रांस के रेस्ट स्टॉप पर एक साधारण सैंडविच की कीमत 8 यूरो लगभग 700 रुपये होती है। लेकिन भारत बिल्कुल अलग था। यहाँ चकाचक साफ मुफ्त शौचालय, मात्र 150 रुपये में पेट भरने वाला राजसी भोजन, सुपरफास्ट 5 वाईफाई और यहाँ तक कि लोक नृत्य की प्रस्तुतियाँ। क्या यह एक हाईवे रेस्ट स्टॉप था या कोई थीम पार्क? सोफी, जो कभी तीसरी दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचकर नाक भौं सिकोड़ती थीं, अब उनकी वो हंसी गायब हो चुकी थी। बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल दोनों का स्काईट्रैक्स और यूनेस्को द्वारा सराहा गया था, जबकि जर्मनी का फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट गंदगी और देरी के लिए बदनाम हो रहा था। आंकड़ों ने साबित कर दिया था कि भारत की सॉफ्ट पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर अब यूरोप को चुनौती दे रहे थे। यह सब एयरपोर्ट से शुरू हुआ और एक्सप्रेसवे के वेसाइड एमिनिटीज पर अपने चरम पर पहुंच गया। अब मैं आपके सामने जर्मनी के कुलीन हाई स्कूल के छात्रों के भारत में बिताए उन 72 घंटों का चौंकाने वाला रिकॉर्ड रख रही हूं। इन कहानियों को खोजने की मेरी प्रेरणा को समर्थन देने के लिए कृपया अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। नमस्ते, मैं सोफी म्यूलर हूं। मैं हीडलबर्ग जर्मनी में पिछले 28 वर्षों से इतिहास पढ़ा रही हूं। हमारा स्कूल जर्मनी के शीर्ष स्कूलों में गिना जाता है, जहां से 95% स्नातक बड़े विश्वविद्यालयों में जाते हैं। पिछले 15 वर्षों से मैं स्कूल के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन दौरों स्टडी टूर्स की प्रभारी रही हूं। 2024 की शरद ऋतु में स्कूल बोर्ड ने पहली बार एशिया के दौरे का प्रस्ताव रखा। गंतव्य था भारत। सच कहूं तो मैं शुरू में बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैंने सुना था कि यह IT और मसालों का देश है, लेकिन मुझे संदेह था कि क्या वहां की बुनियादी ढांचा और स्वच्छता व्यवस्था जर्मनी की तुलना में कहीं भी ठहर पाएगी। मेरे दिमाग में धूल, गर्मी और भीड़ की तस्वीरें थीं, लेकिन छात्रों के उत्साह और अभिभावकों की सहमति के बाद यात्रा तय हो गई। 17 साल के 23 छात्रों को लेकर भारत के लिए रवाना हुई। हमारा विमान दोपहर 4:30 बजे बेंगलुरु कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उतरा। विमान से उतरते समय मैंने छात्रों से कहा, ठीक है सब लोग, इमिग्रेशन और सामान लेने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट को याद करो और धैर्य रखो। लेकिन मेरी भविष्यवाणी पूरी तरह गलत साबित हुई। डिजी यात्रा बायोमेट्रिक सिस्टम ने हमारे पासपोर्ट और चेहरे को स्कैन करने में मात्र 10 सेकंड लिए। 23 लोगों का पूरा इमिग्रेशन और सुरक्षा जांच केवल 15 मिनट में पूरा हो गया। और सामान, वह तो और भी हैरान करने वाला था। कन्वेयर बेल्ट के ऊपर लगी स्क्रीन पर सामान के आने का सटीक समय दिख रहा था। हमने 10 मिनट के भीतर अपने सभी बैग प्राप्त करा था। टीचर, क्या हम सच में एयरपोर्ट पर हैं? यह तो किसी गार्डन जैसा लग रहा है। छात्र मार्कस ने चारों ओर लटकते पौधों और बांस की सजावट को देखकर पूछा। पिछली बार फ्रैंकफर्ट में सिर्फ बैग के लिए हमने 40 मिनट इंतजार किया था। मैं भी हैरान थी, लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहती थी। शायद ऑफ सीजन होगा, मैंने बहाना बनाया। एशियाई एयरपोर्ट्स पर अगर भीड़ कम हो तो काम जल्दी होता है। लेकिन जब हम आगमन हॉल अराइवल हॉल में दाखिल हुए तो मेरा बहाना धरा का धरा रह गया। वहां भारी भीड़ थी, लेकिन सब कुछ कितना व्यवस्थित। विदेशी मुद्रा विनिमय, फॉरेक्स के काउंटर, 24 घंटे खुले रहने वाले फूड कोर्ट और जगह जगह मुफ्त वाईफाई और चार्जिंग पॉइंट। यहां तक कि एक स्लीप पॉड की सुविधा भी थी। टीचर, जल्दी देखो, यहाँ के टॉयलेट कर्ता की संस्कार की। छात्रा है ना चिल्लाई। शौचालय के प्रवेश द्वार पर एक डिजिटल स्क्रीन थी जो रियल टाइम में दिखा रही थी कि कौन सा क्यूबिकल खाली है और हवा की गुणवत्ता एक ही ई क्या है। महिला शौचालय 20 में से 12 उपयोग में, 8 खाली। सुगंध स्तर उत्तम। यह ऐसा 20 में सिस्टम था जो मैंने जर्मनी में कभी नहीं देखा था। यह सिर्फ तकनीक का दिखावा है, मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। असली इस्तेमाल में यह गंदा ही होगा। लेकिन छात्रों की आंखों में चमक आ चुकी थी। वे एयरपोर्ट के हर कोने को एक्सप्लोर कर रहे थे, सेल्फी ले रहे थे और वीडियो कॉल पर अपने माता पिता को यह गार्डन टर्मिनल दिखा रहे थे। एयरपोर्ट से मैसूरू स्थित होटल जाने के लिए हमें नए बने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे से जाना था। स्थानीय गाइड, जिसका नाम अंजलि टर्मिनल वितानी पर आता था,
था ने सुझाव दिया कि हम रास्ते में एक फूड मॉल रेस्ट स्टॉप पर रुककर हल्का नाश्ता कर लें। मैंने सोचा चलो ठीक है, जर्मनी के ऑटोबान जैसे तो नहीं होंगे, लेकिन बच्चे कुछ खा लेंगे। यही मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा। बस एक्सप्रेसवे पर लगभग 40 मिनट चलने के बाद रामान नगर फूड प्लाजा में दाखिल हुई। गाइड ने घोषणा की हम यहाँ 30 मिनट रुकेंगे। 10 घंटे की उड़ान के पूरे बंतरा बाद छात्र थके हुए थे। उन्हें शायद बस टॉयलेट और पानी की जरूरत थी, लेकिन जब बस पार्किंग में रुकी तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पार्किंग स्थल विशाल था, कारों, बसों और ट्रकों के लिए अलग अलग लेन। इलेक्ट्रिक वाहनों ईव के लिए कम से कम 15 चार्जिंग पॉइंट लगे थे। जर्मनी के रेस्ट स्टॉप पर मुश्किल से 2 या 3 चार्जर होते हैं जो अक्सर खराब मिलते हैं। चलो सब लोग 30 मिनट बाद बस के पास टॉयलेट के लिए पैसे तैयार रखना। मैं यह बोल ही रही थी कि मेरी नजर प्रवेश द्वार पर पड़ी। वहां कोई पैसे लेने वाला नहीं था, कोई टर्न स्टाइल गेट नहीं था। यह मुफ्त है टीचर। छात्र खुशी से चिल्लाते हुए दौड़े। मैं उनके पीछे इमारत में दाखिल हुई। पहली नजर में यह कोई रेस्ट स्टॉप नहीं बल्कि एक आलीशान शॉपिंग मॉल लग रहा था। ऊंची छतें, चमकदार रोशनी और एयर कंडीशनिंग की ठंडक। भूतल पर मैकडोनाल्ड, KFC, स्टारबक्स के साथ साथ हल्दीराम और दक्षिण भारतीय भोजन के प्रसिद्ध ब्रांड्स थे। जर्मनी के रेस्ट स्टॉप अक्सर अंधेरे, छोटे और उदास होते हैं, लेकिन यहाँ परिवारों की चहल पहल थी। मैं टॉयलेट की ओर गई। वही डिजिटल स्क्रीन बाहर लगी थी। अंदर की सफाई देखकर मैं दंग रह गई। हर केबिन साफ, स्वचालित फ्लश हैंड ड्रायर और भरपूर टॉयलेट पेपर। जर्मनी में 70 सेंट देने के बाद भी अक्सर टॉयलेट पेपर गायब मिलता है और नल से सिर्फ ठंडा पानी आता है। यहाँ सब कुछ टचलेस और आधुनिक था। यह किसी 5 सितारा होटल जैसा था। बाहर फूड कोर्ट में छात्र पहले से ही खाना ऑर्डर कर रहे थे। मेनू और कीमतें देखकर मुझे फिर झटका लगा। मसाला डोसा 120 रुपये, लगभग 1.3 यूरो। इडली सांभर 80 रुपये, लगभग 0.9 यूरो। फिल्टर कॉफी 40 रुपये, लगभग 0.4 यूरो। जर्मनी में एक बासी सैंडविच 8 यूरो का मिलता है। यहाँ ताज़ा गर्म खाना कौड़ियों के दाम मिल रहा था। टीचर, यह बहुत स्वादिष्ट है। छात्र वड़ा पाव और डोसा खाते हुए अपनी उंगलियां चाट रहे थे। मैंने भी एक थाली ऑर्डर की। इसमें चावल, रोटी, दाल, सब्जी, दही और मिठाई सब कुछ था। और पानी, जर्मनी में 3 यूरो की पानी की बोतल मिलती है। यहाँ रो वाटर ATM लगे थे जहां मुफ्त में ठंडा पानी मिल रहा था। छात्रों ने देखा कि भुगतान कितना आसान है। टीचर, यहाँ हर कोई अपने फोन से स्कैन करके पेमेंट कर रहा है, कोई नकद नहीं दे रहा। मार्कस ने आश्चर्य से कहा। भारत का UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सिस्टम जर्मनी की नकद आधारित व्यवस्था से मीलों आगे था। एक छोटी सी चाय की दुकान पर भी QR कोड लगा था। रेस्ट स्टॉप के एक कोने में बच्चों के खेलने का क्षेत्र था और थके हुए यात्रियों के लिए मसाज कुर्सियां, मसाज चेयर्स रखी थीं। दीवार पर एक बड़ी स्क्रीन पर क्रिकेट मैच चल रहा था। सबसे बड़ी बात, 5G इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज थी कि पूरी क्लास एक साथ वीडियो कॉल कर पा रही थी। टीचर, समय हो गया, गाइड अंजलि ने मुझे याद दिलाया। 45 मिनट बीत चुके थे। मैंने छात्रों को ढूंढना शुरू किया। कुछ मसाज कुर्सी पर थे, कुछ स्थानीय हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट्स की दुकान पर लकड़ी के खिलौने देख रहे थे और कुछ कॉफी पीते हुए गपशप कर रहे थे। चलो, हमें जाना है। मेरी आवाज में थोड़ी सख्ती थी, लेकिन मैं खुद यहां से जाना नहीं चाहती थी। बस में चढ़ते समय एक छात्र ने कहा, टीचर, क्या यह सच में सिर्फ एक रेस्ट स्टॉप था? यह तो हमारे शहर के मॉल से भी बेहतर है। मैं चुप थी। मेरे दिमाग में पिछले 15 सालों की यूरोपीय यात्राओं के रेस्ट स्टॉप घूम रहे थे। कोई भी इस जगह के पास भी नहीं ठहरता था। बस में छात्र उत्साहित थे। टीचर, क्या हम कल भी ऐसे ही किसी स्टॉप पर रुकेंगे? मैंने डोसा की फोटो अपने दोस्तों को भेजी। वे मान ही नहीं रहे कि यह इतना सस्ता है। खिड़की से बाहर देखते हुए मैं गहरे विचारों में खो गई। 28 साल से मैं अपने छात्रों को पढ़ा रही थी कि यूरोप का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। जर्मनी के ऑटोबान, फ्रांस की TGV ट्रेनें, लेकिन भारत के इस एक रेस्ट स्टॉप ने मेरे विश्वास को हिला दिया था। जर्मनी, फ्रांस या इटली में रेस्ट स्टॉप का मतलब है महंगा खाना, पैसे देकर गंदा टॉयलेट और असुविधा। वहां पार्किंग में ट्रक और कारें आपस में उलझती रहती हैं। वाईफाई तो दूर की बात है, फोन का नेटवर्क भी कभी कभी नहीं मिलता। लेकिन भारत का यह वे साइड एमिनिटी मॉडल अलग था। मुफ्त टॉयलेट, सस्ता और बेहतरीन खाना, तकनीक का संगम और सबसे बड़ी बात, सफाई। मैंने अपना लैपटॉप निकाला। मुझे स्कूल बोर्ड को रिपोर्ट भेजनी का। मैंने गूगल पर इंडियन हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर सर्च किया।
परिणाम चौंकाने वाले थे। भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों में हजारों किलोमीटर एक्सप्रेसवे बना रही थी। हर 50-60 किलोमीटर पर ऐसे विश्व स्तरीय रेस्ट एरिया बनाए जा रहे थे। इनमें स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने के आथा रही थी। लिए दुकानें, ट्रॉमा सेंटर और यहां तक कि हेलीपैड भी थे। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कीमत नियंत्रण। भारत में हाईवे पर चीजों के दाम शहर के बराबर या उससे थोड़े ही ज्यादा होते हैं, जबकि जर्मनी में यह एकाधिकार मोनोपोली के कारण 50% तक महंगे होते हैं। होटल पहुंचने के बाद मैंने गाइड अंजलि से बात की। वह एक आधुनिक भारतीय महिला थी जिसने म्यूनिख में कुछ साल काम किया था। टीचर, छात्रों को रेस्ट स्टॉप बहुत पसंद आया है ना? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं बहुत हैरान हूं, मैंने स्वीकार किया। जर्मनी हमेशा अपनी दक्षता, एफिशिएंसी पर गर्व करता है, लेकिन यहां मुझे सुविधा और अपनापन दिखा। अंजलि ने कॉफी का घूंट भरते हुए कहा, जर्मनी में सिस्टम मशीनों के लिए डिजाइन किया जाता है, भारत में हम इंसानों के लिए डिजाइन करते हैं। हमारे लिए भोजन और यात्रा एक सामाजिक अनुभव है। हम अकेले सैंडविच नहीं खाते, हम परिवार के साथ बैठकर खाना पसंद करते हैं। इसलिए हमारे रेस्ट स्टॉप सामुदायिक केंद्र, कम्युनिटी सेंटर्स जैसे होते हैं। उसकी बात मेरे दिल को छू गई। दक्षता बनाम अपनापन। अगले दिन हम मैसूर पैलेस और फिर बांदीपुर नेशनल पार्क गए। छात्रों ने भारतीय गए कि आजकल छात्री गए इतिहास और प्रकृति को बहुत पसंद किया, लेकिन जो चीज उन्हें बार बार चौंका रही थी वह थी डिजिटल इंडिया। सड़क किनारे नारियल पानी बेचने वाला भी डिजिटल पेमेंट ले रहा था। कहीं भी खुले पैसों, चेंज की झिकाझिक नहीं थी। तीसरे दिन हमें वापस बेंगलुरु एयरपोर्ट जाना था। हमने एक अलग रास्ते का चुनाव किया और बीच में एक और बड़े स्टॉप, द ग्रैंड चन्नापटना स्टॉप पर रुके। यह पिछले वाले से भी भव्य था। यह प्रसिद्ध चन्नापटना खिलौनों, वुडन टॉयज की थीम पर बना था। अंदर एक विशाल मछली घर एक्वेरियम था। बाहर एक एम्फी थिएटर बना था जहां कुछ स्थानीय कलाकार लोक संगीत बजा रहे थे। टीचर, जर्मनी के रेस्ट स्टॉप पर तो म्यूजिक का नामो निशान नहीं होता। यहां ड्राइवरों के लिए सोने के कमरे, डॉर्मेटोरीज और नहाने के लिए शॉवर भी थे, वह भी नाममात्र शुल्क पर। जर्मनी में ट्रक ड्राइवरों को नहाना नसीब नहीं होता। मैं बाहर बेंच पर बैठकर छात्रों को देख रही थी। वे खुश थे। कोई चाट खा रहा था, कोई खिलौने खरीद रहा था। हैना मेरे पास आई और बोली, टीचर, जर्मनी इतना अमीर देश है, फिर हम ऐसा क्यों नहीं बना सकते? यह पैसों की बात नहीं लगती। तुम सही हो, है ना? मैंने कहा। यह दर्शन, फिलॉसफी का अंतर है। हमने मान लिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। भारत ने इसे समझा है कि यात्रा का आनंद भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वापसी की उड़ान के लिए जब हम बेंगलुरु एयरपोर्ट के बीच टर्मिनल 2 पर पहुंचे तो यह विदाई किसी पुराने दोस्त से बिछड़ने जैसी थी। एयरपोर्ट के अंदर ही आर्ट गैलरी थी और दीवारों पर भारत की सांस्कृतिक विरासत उकेरी गई थी। प्रस्थान द्वार, डिपार्चर गेट के पास एक सांस्कृतिक अनुभव क्षेत्र था जहां छात्र मुफ्त में भारतीय वाद्य यंत्र बजाकर देख सकते थे। और हाँ, यहां भी शॉवर और स्पा की सुविधा थी। मैंने सांस्कृतिक ओकेरी गानसाम और इसाम की कानिका की प्री 1 कप मसाला चाय खरीदी। कीमत 150 रुपये, लगभग 1.6 यूरो। फ्रैंकफर्ट में 1 कप कॉफी 6 यूरो की है। बोर्डिंग के समय छात्रों ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। अलविदा भारत, अलविदा सबसे अच्छे रेस्ट स्टॉप्स, एक छात्र ने धीरे से कहा। मेरी आंखों में नमी थी। 28 साल के करियर में मैंने पहली बार छात्रों को किसी देश के हाईवे और एयरपोर्ट से इतना भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते देखा था। विमान ने उड़ान भरी, खिड़की से नीचे चमकते हुए एक्सप्रेस वे और रोशनी से नहाए शहर दिख रहे थे। छात्रों की आंखों में एक संकल्प था। वे जर्मनी जाकर कुछ बदलना चाहते थे। फ्रैंकफर्ट उतरते ही हमें वास्तविकता का झटका लगा। इमिग्रेशन में लंबी कतारें, टॉयलेट के लिए सिक्कों की तलाश, 8 यूरो का बेस्वाद सैंडविच, सब कुछ ठंडा और था मशीनी। टीचर, यह कितना अजीब है, मार्कस ने कहा। हम अपने आप को विकसित देश कहते हैं, लेकिन हम बुनियादी सुविधाओं में पीछे रह गए हैं। 1 हफ्ते बाद मैंने स्कूल बोर्ड को 52 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। शीर्षक था, भारत से सीख, बुनियादी ढांचा इंसानों के लिए है, सिर्फ कारों के लिए नहीं। मैंने तुलनात्मक चार्ट बनाए, कीमतों का, सुविधाओं का और सबसे महत्वपूर्ण मानवीय दृष्टिकोण का। प्रधानाचार्य ने रिपोर्ट पढ़ने के बाद कहा, सोफी, यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह हमारी शिक्षा प्रणाली के लिए भी एक आईना है। क्या हम भी अपने छात्रों को सिर्फ रोबोट बना रहे हैं या हम उन्हें इंसान मानकर उनकी जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं? 2 साल बीत चुके हैं। हमारे कोड़ता देख सांस लगा रहे हैं।
स्कूल ने टॉयलेट्स में ऑक्यूपेंसी इंडिकेटर खाली भरा सूचक लगाए हैं। कैंटीन का खाना सस्ता और बेहतर किया गया है। छात्रों के लिए रिलैक्स जोन बनाए गए हैं। यह छोटे बदलाव हैं, लेकिन इनकी शुरुआत भारत के उस एक्सप्रेसवे से हुई थी। आज भी जब मैं नए बैच के छात्रों से पूछती हूं कि वे ट्रिप पर कहां जाना चाहते हैं, तो पुराने बैच के बच्चे पीछे से चिल्लाते हैं, भारत जाओ, और उनके हाईवे के ढाबों और रेस्ट स्टॉप्स को जरूर देखना। भारत ने मुझे सिखाया कि विकास का मतलब सिर्फ कंक्रीट और कांच नहीं है। विकास का मतलब है अतिथि का सम्मान, सेवा का भाव और तकनीक का ऐसा उपयोग जो जीवन को सरल और सुंदर बनाए। जर्मनी के पास पैसा है, लेकिन भारत के पास दिल है, और अंततः वही सबसे ज्यादा मायने रखता है।